हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू लर्नो। मैं हूं आदित्य तोमर और जैसा कि आप जानते हैं हमने सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री को शुरू कर लिया है। उसके चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये उसका लेक्चर नंबर 2 है जिसके के अंदर हम सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। उस लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 को डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ इसके पीछे जितनी भी पिक्चर्स आती जाएंगी उनको भी हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 4 के साथ शुरू कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। अगेन जैसा कि मैंने बताया था, जो सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 हैं ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो इन पे आपको ध्यान देना है। शुरुआत करते हैं जर्मनी की। तो देखो, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो प्रोसेस चली है वो 1866 से 1871 तक चली है। तो चलो देखते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि 1848 में जो लिबरल लोग थे, आपके प्रशिया और उस साइड के जितने भी लोग थे, उन्होंने एक जर्मन नेशन बनाने की कोशिश करी थी, राइट। लेकिन वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो लोग हार गए थे। और इनको क्रश किसने किया था? देखो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो था ही था, लेकिन जो आउटर मोनार्कीज थी जैसे कि प्रशिया के राजा हो गए, देखो, उन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने प्रशिया के राजा को बोला था कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के राजा बन जाओ, राइट। उन्होंने उन्हें क्राउन ऑफर किया था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और बाकी जितनी भी मोनार्कीज थी ना, उनके साथ हाथ मिलाकर इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड करने की कोशिश की थी, विच वाज एक्चुअली सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो उनके अंदर के लोगों की ही इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से अंदर की दिक्कत और बाहर की दिक्कत की वजह से वो हार गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजा अकेले ने हरा लिया था। राजा ने अपनी मिलिट्री का सहारा लिया था और जंकर्स का सहारा लिया था। अब ये जंकर्स कौन होते हैं? जंकर्स बेसिकली ह्यूज लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास खूब सारा लैंड होता है। प्रशिया में उन्हें जंकर्स कहा जाता था, ठीक है। अब उसके बाद से, अब देखो, पहला जो आपका इनिशिएटिव था वो आपके लिबरल लोगों ने लिया था। उन लिबरल वालों ने सोचा था कि चलो हम जाके नेशन बनाएंगे, लेकिन लिबरलों से नहीं हो पाया। इसलिए अब इस मूवमेंट का जो लीडिंग था, जो बेसिकली लीडरशिप था, वो आपके प्रशिया के राजा ने उठा लिया, ठीक है। अब वो एक कंजर्वेटिव इंसान है, याद रखना। ये जो प्रशिया का राजा था वो तो कंजर्वेटिव था। तो अब यहाँ पर जो नेशन बनाने की प्रोसेस है वो एक कंजर्वेटिव राजा कर रहा है, लिबरल राजा नहीं। मतलब लिबरल लोग नहीं, कंजर्वेटिव लोग कर रहे हैं। अब राजा है भाई, राजा खुद तो जाके लड़ेगा नहीं। उसने अपने चीफ मिनिस्टर को ये काम सौंपा जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स इन हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। तो इसको अच्छे से याद रखना, ऑटो वन बिस्मार्क का नाम। ये इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका आज का जर्मनी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के जरिए जर्मन नेशन को बनाया। 7 सालों तक इन्होंने 3 युद्ध किए थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। अब इन तीनों कंट्रीज को याद करने का निमोनिक क्या है? इसका निमोनिक है फैड, ठीक है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इससे आप इसे याद कर सकते हो। अब इसका जो रिजल्ट आया वो था प्रशिया की विक्ट्री। प्रशिया इस युद्ध में जीता और यूनिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेसिकली हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर, अब ये हॉल ऑफ मिरर्स कहाँ पर है? ये आपका पैलेस ऑफ वर्सलीज के अंदर एक हॉल है। अब पैलेस ऑफ वर्सलीज के बारे में याद करो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि जो बेसिकली ये एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस था। अब भाई इतना बढ़िया पैलेस है तो फिर इसी के अंदर उन्होंने अपना ये प्रोसेस बेसिकली प्रोक्लेमेशन का रखने का सोचा। प्रोक्लेमेशन मतलब बेसिकली राजा का राज्याभिषेक। एक और बात याद रखनी है, ये जो वर्सलीज है ये आपका फ्रांस के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम जर्मन नेशन बना रहे हैं, तो फिर से अगेन वही चीज़ आ जाती है। आपका यहाँ फ्रांस के साथ जो लड़ाई हुई थी ना, उसके अंडर ही हमने उनसे पैलेस ऑफ वर्सलीज छीन लिया था, बेसिकली प्रशिया के राजा ने, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क के अंडर। अब देखो, जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, अब ऐसा हुआ करता था कि उस समय जो बेसिकली जर्मन प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी वो सारी की सारी एकदम ऐसे ही रहती थी। मतलब उनके प्रिंस रूल किया करते थे। ऐसे ही बहुत सारी आपकी प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी, मतलब बेसिकली छोटे छोटे लैंड्स हुआ करते थे। इन सब पे हर एक प्रिंस रूल किया करता था, वो भी जर्मनी हुआ करता था, ठीक है। तो सारे के सारे जर्मन प्रिंसेस आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, बेसिकली आर्मी ऑफिशियल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन प्रशिया के जितने मिनिस्टर्स हैं वो, इंक्लूडिंग ऑटो वन बिस्मार्क, के सारे आपके हॉल ऑफ मिरर्स में इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर जाकर ये अपने नए राजा, क्या नाम था उनका राजा का? कैसार विलियम वन ऑफ प्रशिया, इनको अपना राजा घोषित कर देते हैं, ठीक है। ये जो स्टेट था, जो बेसिकली अब हमारा नया, बेसिकली ये जो जर्मनी स्टेट है, ये जो नया जर्मन स्टेट बना था ना, इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया। इन्होंने अपनी करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स सबको मॉडर्नाइज़ कर दिया।
इसी वजह से ये बहुत सारे अलग अलग जर्मन कंट्रीज़ के लिए एक बेसिकली रोल मॉडल बन गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिक्चर है जिसके अंदर दिखाया गया है आपका ऑटो वन बिस्मार्क। अभी ऑटो वन बिस्मार्क यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो है ये आपकी एक जर्मन पार्लियामेंट का सीन है। तो ये रीचस्टैग का एक दृश्य है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो आपका ये ऑटो वन बिस्मार्क है, रशिया का चीफ मिनिस्टर, ये यहाँ पर ये सारे के सारे जो लोग छिपके बैठे हैं डेस्क के पीछे, देखो ये सबके सब ऐसे छुप के बैठे हैं ना। और हमारे ये जो बेसिकली ऑटो वन बिस्मार्क है, इनके हाथ में एक चाबुक है, तो ये बेसिकली इन लोगों पे चाबुक चला रहे हैं। और ये जो लोग छिपके बैठे हैं ये आपके वही लोग हैं, लिबरल लोग, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये लिबरल लोगों के ऊपर चाबुक चला रहे हैं, ये डिनोट करना चाहते हैं कि भाई लिबरल लोग तुम अपनी ये नौटंकी बंद करो और यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो बेसिकली जब डिसबैंड कर रहे थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, जब डिसबैंड करने आए थे, मैंने बताया था ना सारी की सारी आर्मी अंदर आ गई थी। तो भाई आर्मी के साथ अपना चीफ मिनिस्टर कैसे रह जाएगा, तो ये वहाँ पर पहुँचे और ऐसे चाबुक चलाते हुए दिखाए जा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि भाई जितने भी 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे कि भाई तुम लोग यहाँ से निकलो, क्योंकि अब तुम्हारा ये जो गेम है वो ख़त्म करो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिखाया गया है। और एक और याद बात रखनी है कि जो जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो आपके लिबरल लोगों ने किया था कि नहीं किया था, नहीं किया किसने था, कंजर्वेटिव्स ने, ठीक है, प्रशिया के राजा। अब यहाँ पर एक और प्रिंट है जिसके अंदर बेसिकली आपके जो प्रशिया के राजा कैजार विलियम वन है उनका प्रोक्लेमेशन दिखाया हुआ है। बेसिकली जो राजा कैजार विलियम वन है उनका राज्याभिषेक होता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैप है जिसमें ये दिखाया गया है कि प्रशिया ने कैसे क्या टेरिटरीज को एनेक्स किया था, ठीक है। तो ये जो पर्पल एरिया है, ठीक है, ये वाला वो एरिया है जिस पर प्रशिया ऑलरेडी रूल किया करता था, ठीक है, ये उनका पूरा का पूरा प्रशियन एम्पायर है। एंड देन ये जो ग्रीन एरियाज़ है ये वो एरियाज़ हैं जो वैसे एरियाज़ हैं जिन्होंने खुद ब खुद आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्होंने बोला था कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हम तो वैसे ही साथ आने को तैयार हैं, हम जर्मन नेशन बनाने को तैयार हैं। देन ये जो ऑरेंज कलर में यहाँ पे हाईलाइटेड है ये वो सारे प्रिंसिपैलिटीज़ थी जिधर जर्मन प्रिंसेस हुआ करते थे। इन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ आने को तैयार हैं, हमें भी लड़ाई नहीं करनी है। तो अब इनकी लड़ाई किनके साथ हुई थी, फैड के साथ हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑस्ट्रिया से छीना हुआ इलाका है वो आपका पीच कलर में यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करूँ रेड कलर से, तो ये सारा का सारा ये जो पीच कलर में है ये वो एरियाज़ हैं जो ये ऑस्ट्रिया से जीते हैं, ठीक है, कौन, प्रशियन एम्पायर वाले, ठीक है। एंड ये जो ग्रीन ग्रीन नीचे दिखाया गया है ये वाला एरिया जिसको कि मैंने अभी येलो से हाईलाइट किया है, ये वो वाला एरिया है जो ऑस्ट्रियन एम्पायर ने बचा लिया है। मतलब इधर प्रशिया अभी रूल नहीं कर पाया, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर पे अभी भी बचा है। अब ऐसा थोड़ी है कि ऑस्ट्रियन एम्पायर हार गया तो सारा का सारा एरिया ही प्रशिया का हो गया, राइट। अब फ्रांस के साथ भी लड़ाई हुई थी, जैसा कि मैंने कहा था कि हॉल ऑफ मिरर्स में उनका वो भी हुआ था, तो वो आपका इस साइड मिलता है, ठीक है। ये जो ग्रीन है बहुत छोटा सा इलाका है तो इसको मैं पर्पल से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो इलाका है ये वो एरिया है जिसको इन्होंने फ्रांस से जीता था, ठीक है। तो ऐसे इनकी टेरिटरीज हैं सारी की सारी। अब बात करते हैं द यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तो देखो इटली की अगर मैं बात करूँ तो मिड 19th सेंचुरी का बेसिक मतलब 1850s के समय में जो आपका इटली हुआ करता था ना वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड हुआ करता था, ठीक है। इसमें से जो सर्दिनिया पाइडमोंट का रीजन था वही एक लौता रीजन था जहाँ पर एक इटालियन प्रिंस रूल कर रहा था। बाकी जितना भी इटली का एरिया था वहाँ पर आपके फॉरेन रूलर्स रूल कर रहे थे, ठीक है। फॉरेन रूलर्स में कौन कौन आते हैं, नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहे थे। हैब्सबर्ग एम्पायर का जो रूलर था वो यहाँ पर भी रूल कर रहा था। मैंने बताया था ना कि वेनेशिया और लोम्बार्डी के जो एरिया थे जो कि इटालियन थे ये वही वाले एरियाज़ हैं। वेनेशिया और लोम्बार्डी आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर आपके हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल है, ठीक है। सेंटर की बात करें तो सेंटर पे पोप रूल कर रहा था। पोप बेसिकली वहाँ के पापल स्टेट्स जो हुआ करते थे उनका रूलर था, उसका नाम था पोप। देन जो साउथ का रीजन था वहाँ पर आपके बर्बन किंग्स रूल किया करते थे जो बेसिकली स्पेन के थे। तो ऐसे आपका इटली बटा हुआ था। इनकी जो इटालियन लैंग्वेज थी, उनकी जो मतलब इटली की जो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए थी इटालियन, वो भी कॉमन नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि उसके भी रीजनल और लोकल फॉर्म्स बदलते रहते थे। मतलब हर एक में वेरिएशन थी, अंतर था। कोई किसी टाइप की इटालियन बोल रहा है, कोई दूसरी टाइप की इटालियन बोल रहा है। अब देखो आपके जो गुजेपे मैज़ीनी थे उन्होंने खुद बोला था कि इटली एक पैचवर्क की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसको यूनिफाई होना ही पड़ेगा, ये भगवान की इच्छा है, उनका ये मानना था। तो भाई अब उन्होंने ये मानना है तो इसका ऑब्वियसली मतलब है कि उन्होंने भी कोशिश करी होगी। उन्होंने कोशिश करी थी 1831 में और 1848 में उन्होंने रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स करी थी, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो गए थे। और इस फेलियर की वजह से ये सारा का जो कार्यभार था इटली को यूनिफाई करने का वो सिर्फ और सिर्फ सर्दिनिया पाइडमोंट पे आ गया। क्यों? क्योंकि इकलौता वही रीजन है जहाँ पर कोई इटालियन रूल कर रहा है, बाकी सारे के सारे तो फॉरेनर्स हैं। एक आपका गुजेपे मज़ीनी इटालियन था और एक आपका सर्दिनिया पाइडमोंट का राजा इटालियन था।
तो इन्हीं के अंडर ये काम पड़ गया कि अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। इनके राजा थे किंग विक्टर एमान्युअल सेकंड, ठीक है। तो अब इनके ऊपर ये काम पड़ गया और ये इसको किसके ज़रिए कर सकते थे, वॉर के ज़रिए कर सकते। क्योंकि रेवोल्यूशन से तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला था। गुज़ेपे मज़ीनी ने खुद ही ट्राई करके देख लिया था। अब वॉर की भी अगर बात करें तो वॉर भी तो ये खुद करने वाले थे नहीं, तो इन्होंने भी अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये काम सौंप दिया। चीफ मिनिस्टर का नाम है काउंट कैमिलो दे कैवोर, ये उनका पूरा नाम है। तो इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया इटली को यूनिफाई करने का। अब ये जो हमारे कैवोर थे, ये ना तो कोई रेवोल्यूशनरी थे, ना ही कोई डेमोक्रेट थे। मतलब ना तो इन्हें डेमोक्रेसी में भरोसा था, ना ही इन्हें रेवोल्यूशंस में भरोसा था। इनको भरोसा था डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो। इसी वजह से इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो इटालियन से ज़्यादा अच्छी थी। आयरनी देख रहे हो, एक इटालियन चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी इनकी जो इटालियन लैंग्वेज है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी फ्रेंच है। अब फ्रेंच स्ट्रॉन्ग क्यों है? याद करो यूरोपियन पॉपुलेशन की जब हमने बात करी थी, तो वो जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करा करते थे एरिस्टोक्रेसी वाले मेंबर्स, वो डिप्लोमेसी पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। तो ये जो आपके कैवोर हैं, ये भी तो आपके एरिस्टोक्रेसी में ही आते हैं, राजा के प्रियजन है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इटली की यूनिफिकेशन की। तो अब हम इनको 3 इवेंट्स में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके जो नॉर्दर्न वाले एरिया है उसके बारे में बात करेंगे, देन साउदर्न वाले एरिया की, एंड देन सेंट्रल एरिया की। तो नॉर्थ में तो आपके मैंने जैसा बताया हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, ठीक है। तो अब ये जो हमारे कैवोर भाई साहब थे, इन्होंने एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाया किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस के जो राजा थे उनके साथ इन्होंने बातचीत करी और उनको बताया कि भाई चलो हम सब एक साथ युद्ध करते हैं और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा देते हैं। मतलब जैसा भी उन्होंने अपनी कंडीशंस रखी होगी, मतलब उन्हें बेसिकली उन्होंने मना लिया और इसी वजह से 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया, ठीक है। देन बात करते हैं सदर्न रीजन की, जहाँ पर आपके कौन रूल कर रहे थे? बर्बन किंग्स रूल कर रहे थे। 1859 में आपका नॉर्दर्न रीजन आ गया, 1860 में आपका सदर्न रीजन आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फ्रांस के साथ इन्होंने युद्ध नहीं किया, यहाँ पर इनके साथ एक और नया मेंबर था जो कि था गुज़ेपे गारिबाल्दी। नाम मिलता जुलता दिख रहा है ना? तो हाँ, इसका वही रिलेशन है। गुज़ेपे मज़ीनी का एक फॉलोअर था गुज़ेपे गारिबाल्दी, ठीक है। और इनकी जो आर्मी थी उनका नाम था रेड शर्ट्स, ठीक है। रेड शर्ट्स आर्मी हुआ करती थी। तो जो राजा बुक जो बेसिकली आपका चीफ मिनिस्टर था काउंट कैमिलो दे कैवोर, उसने अपने ट्रूप्स अपनी आर्मी के साथ साथ ये जो इनकी रेड शर्ट आर्मी थी, बेसिकली आर्म्ड वॉलंटियर्स हुआ करते थे, इनकी एक आर्मी हुआ करती थी अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लोगों की, ठीक है। तो ये सब के सब अब इकट्ठे जाते हैं युद्ध करने। अब ये जो आपके गारिबाल्डी के अंडर के जितने भी लोग थे ना, इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो लोकल पेजेंट्स हुआ करते थे उनका सपोर्ट जीता। उन्हें बताया कि अब हमें एक साथ आ जाना चाहिए, हमें अपने नेशन के साथ रूल करना चाहिए। क्यों हम बाहर किसी एक फॉरेन रूलर के अंडर हमेशा अपने आप को रूल कराते रहें? चलो अब हम हमारे जो असली रूलर्स हैं उनके अंडर आते हैं। तो उन्होंने लोकल पेजेंट्स को समझाया एंड इसी के ज़रिए इतने सपोर्ट के बाद जाके उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को किंगडम ऑफ टू सिसिलीज से हरा दिया, मतलब निकाल फेंका। अब किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, अब ये समझोगे कि भाई ये क्या हो गया। तो देखो, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज बेसिकली जो हमने साउदर्न रीजन बोला था वो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में ही बटा हुआ है। अभी जब मैप पे समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर जो कैची पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर पोप अभी हारा है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी 1861 ने विक्टर एमानुएल सेकंड को उनका राजा घोषित कर दिया था। अभी तक इटली यूनिफाई नहीं हुआ है, समझ रहे हो? मतलब जो नॉर्थ और साउथ का रीजन है अभी सिर्फ यही यूनिफाई हुआ है, आपका जो सेंट्रल एरिया है वो अभी भी यूनिफाई नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी इटली के जो राजा थे उनको जल्दी प्रोक्लेम कर दिया गया था। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका इटली का यूनिफिकेशन रुक गया, ये कंटिन्यू होता है। 1861 में उन्हें राजा घोषित करने के बाद भी आपका ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो 1867 में ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था इसको गारिबाल्डी भाई साहब लीड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे कैवोर भाई साहब बैठ चुके हैं, वो युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने तो उनको नॉर्दर्न और साउदर्न रीजन सौंप दिया और राजा को वहाँ पर राजा बना दिया, लेकिन गारिबाल्डी भाई साहब आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। 1867 में ये एक युद्ध करने जाते हैं रोम में। रोम बेसिकली आपके पैपल स्टेट्स का कैपिटल था, तो ये वहाँ पर जाके युद्ध करने पहुँचते हैं। हालांकि ये पैपल स्टेट से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फ्रेंच आर्मी का भी टुकड़ी वहाँ पर थी। अब फ्रेंच और ये पैपल स्टेट्स के बीच में एक रिलेशन था कि अगर कोई इनके साथ युद्ध करेगा, अगर किसी ने पैपल स्टेट्स पर युद्ध बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फ्रेंच आर्मी को भी उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से ये जो फ्रेंच और आपकी पैपल ट्रूप्स थी, ये जब एक साथ मिल गई तो ये सारी की सारी रेड शर्ट्स आर्मी को हरा देती हैं, क्योंकि रेड शर्ट्स आर्मी का इनके साथ कोई मैच ही नहीं था, ठीक है। हालांकि इसको भी टैकल किया जाता है 1870 में, जब आपका फ्रांस प्रशिया के साथ युद्ध करने में बिजी था। अब देखो, प्रशिया का भी वहाँ पर यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, राइट। और उसमें 3 कंट्रीज थी, याद करो, फैट, ठीक है। तो उसके अंदर फ्रांस भी आ रहा है। अब फ्रांस को खुद युद्ध करना है। उसने बोला कि पोप से
कि भाई देख, मेरे को अपनी टेरिटरी बचा लूँ तभी तो तेरी बचा पाऊंगा, इसलिए उसने अपनी आर्मी वहाँ से विड्रॉ कर ली। और जैसे ही उसने अपनी आर्मी वहाँ से विड्रॉ करी, उसी के बाद जाके आपके रेड शर्ट्स वहाँ पर पहुँचे और पापल स्टेट्स पे हल्ला बोल दिया, एंड इसी के साथ उन्होंने पापल स्टेट्स को हराया, पोप को भगा दिया, एंड देन ये जो आपके पापल स्टेट्स थे उसको इटली में ज्वाइन कर दिया। देन जाके आपका यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस वाले पॉइंट को मेंशन कर देना, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमेशा इग्नोर किया जाता है। इसको मेंशन करोगे तो टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कैसे क्या इटली पहले था और पहले बाद में कैसा बन जाता है। तो देखो, सर्दिना पाइडमोंट का रीजन ये वाला है, ठीक है। आपके ऑस्ट्रियन हैम्बर्ग्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं, ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेशिया के रीजन्स पे। ये जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज का नीचे का इलाका है, ये वो रीजन है जहाँ पर आपके कौन रूल कर रहे हैं, स्पेनिश रूलर्स। स्पेनिश रूलर्स भी कौन से वाले, आपके बर्बन किंग्स, तो स्पेनिश बर्बन रूलर्स, ठीक है, ये आपके यहाँ रूल कर रहे हैं। एंड देन सेंटर पे देखो, यहाँ पर ये जो पैपल स्टेट्स लिखा हुआ है, ये वो रीजन है जहाँ पर आपका पोप रूल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपके भरे हुए हैं तीनों रीजन्स, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक करके युद्ध करते हैं और साथ ही साथ इनको ऐसे अपने साथ पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ऐसे जाके आपका क्या बनता है, यूनिफाइड इटली, ठीक है। और ये सारे के सारे ईयर्स भी मेंशन किए गए हैं कि कैसे कैसे कौन से साल में आता गया है। आपको क्या याद रखना है, अगर मैं सबको सम अप करूँ एक साथ, 1859 में आपके ऑस्ट्रिया को डिफीट किया गया था। ऑस्ट्रिया मतलब जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स हुआ करते थे, ठीक है, इनको कौन से ये साल में डिफीट किया गया था, 1859 में, ठीक है। देन 1860s में उनका युद्ध होता है सदर्न रीजन में। सदर्न रीजन में कौन रूल कर रहा था, स्पेनिश रूलर्स यूज़ कर रहे थे, और कौन से थे, स्पेनिश बर्बन्स, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ये हो गए। देन क्या करते हैं कि ये 1861 में ही इटली को यूनिफाई मान लेते हैं, ठीक है। यहीं पर इसको यूनिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं इटली की तरफ से। कौन से, मतलब बेसिकली कैवोर की तरफ से उसने बोला कि 1861 में ही हमारा यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। हालांकि ये यहाँ पर होता नहीं है। 1867 में आपके गारिबाल्डी भाई साहब एक अटेम्प्ट मारते हैं लड़ाई करने का, जो कि बेसिकली फेल हो जाता है। तो यहाँ पर गारिबाल्डी का एक फेलियर हो जाता है। देन जाके इटली का जो असली यूनिफिकेशन होता है वो 1870 में होता है, जब पापल स्टेट्स को भी डिफीट कर दिया जाता है। तो ये आपका टोटल टाइमलाइन है इटालियन हिस्ट्री का, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, 1859 में आपके ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स हारे गए थे, 1860 में स्पेनिश बर्बन्स को हरा दिया था, 1861 में इटली का यूनिफिकेशन कह दिया गया था कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो हुआ नहीं था, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी गारिबाल्डी भाई साहब शांत नहीं हुए थे। तो गारिबाल्डी भाई साहब अगेन युद्ध करते हैं और 1867 में उनका एक फेलियर होता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच आर्मी के साथ वो मैच नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही फ्रेंच आर्मी के सोल्जर्स वहाँ से हटते हैं, वैसे ही वो 1870 में हल्ला बोल देते हैं और पापल स्टेट्स को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग थी जिसको कि मैंने पीछे मिस कर दिया था, वो है ये वाली। इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली जो आपके राजा हैं विक्टर एमानुएल वन, ये आपके राजा हैं, ठीक है। इनको यहाँ पर ये जो गारिबाल्डी नीचे बैठे हैं, ये उनको बेसिकली यहाँ पर एक जूता पहना रहे हैं, ठीक है। अब पीछे देखना है यहाँ पर मैप में, ये जो आप अगर इटली का मैप है तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जूता टाइप का है, राइट। ऐसा नहीं लगता, बूट जैसा, ऐसा जैसे ऐसे बूट सा बन जाता है, ठीक है। तो इस पेंटिंग में वही दिखाया जा रहा है। यहाँ पर गारिबाल्डी जो हैं वो जो बेसिकली ये जो इमानुएल राजा हैं इनको इटली पहनाते हुए दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इटली लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कैसे गारिबाल्डी इटली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस, मतलब इटली के राजा को कैसे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा इटालियन यूनिफिकेशन खत्म होता है। अब शुरू करते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब इसको स्ट्रेंज केस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी तक हमने जो जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन की बात करी थी, उधर वॉर के ज़रिए आपके मतलब दोनों नेशंस यूनिफाई हुए थे। लेकिन ब्रिटेन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई रिवॉल्ट हुआ, ना तो यहाँ पर कोई युद्ध हुआ, और ना ही यहाँ पर कोई रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर बेसिकली एक कम्युनिटी का प्रोपगेशन हुआ। कैसे क्या हुआ, उसके लिए पहले हमें हिस्ट्री को ट्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो अगर 18th सेंचुरी से पहले की बात करूं, मतलब बेसिकली 1700 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो उस समय में जो आपका ब्रिटिश आइलैंड्स थे वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड थे। कौन कौन से, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश। इन्हीं के हिसाब से अगर आप मॉडर्न डे यूनाइटेड किंगडम को देखोगे तो उसमें इंग्लिश कम्युनिटी का इंग्लैंड है, वेल्श कम्युनिटी का वेल्स है, स्कॉट कम्युनिटी का स्कॉटलैंड है, और आयरिश कम्युनिटी का आयरलैंड है, ठीक है। तो ऐसे आपके 4 हिस्सों में उस समय बटे हुए थे। मॉडर्न डे में इनके क्या बेसिकली रीजन है उनको मैंने डिफाइन कर दिया, और आपको 4 मतलब कम्युनिटीज़ याद रखनी है। ये आपके एथनिक ग्रुप्स हैं, इंग्लिश, स्कॉट, वेल्श एंड आयरिश, ठीक है। अब ऐसा हुआ करता था कि ये जो इंग्लिश वाले लोग थे, इंग्लिश जो इनका बेसिकली नेशन हुआ करता था, जो इनका एम्पायर हुआ करता था, मतलब जहाँ पर ये लोग रहते थे,
ये वेल्थ और इम्पोर्टेंस पावर में इन सब में बढ़ते जा रहे थे, मतलब इनकी वेल्थ भी बढ़ती जा रही है और इनकी पावर भी बढ़ती जा रही है, और ऑब्वियसली बात है इन दोनों के साथ इनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही थी। तो इसी वजह से क्या करते हैं, इनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है अदर नेशंस पे, मतलब जो वेल्श नेशंस हैं उधर पे पहुंच गया, स्कॉट्स पे पहुंच गया, आयरिश पे पहुंच गया। तो यहाँ पर जो आपका यूनिफिकेशन हुआ है वो वहाँ पर आपके इंग्लिश प्रोपगेशन की वजह से हुआ है, मतलब इंग्लिश लोगों की वजह से हुआ है। अब ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट होती है, इन्होंने अपनी मोनार्की, जो यहाँ पर मोनार्की हुआ करती थी, उससे इन्होंने पावर ऑलरेडी छीन ली थी पहले से ही, ठीक है। इन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर ली थी, मतलब ये सारे के सारे अलग अलग रीजन्स हैं, और इन रीजन्स में ये जो आपका इंग्लिश रीजन्स है, इन्होंने आपकी ऑलरेडी ही एक पार्लियामेंट बना ली थी। कब? जब 1688 में इन्होंने अपनी पावर छीन ली थी मोनार्की से, मतलब मोनार्की को हटा दिया था, ठीक है। एंड इसी की वजह से ये अपनी इस पार्लियामेंट के जरिए एक नेशन स्टेट बनाने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने एक एक करके सबको अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन पास करते हैं ये लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है तो इसके लिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पास हुआ था? 1707 में। और इसके ज़रिए हुआ क्या था? तो बेसिकली इसके ज़रिए इन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया था। तो ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ आते हैं एक्ट ऑफ यूनियन के ज़रिए, और इसी की वजह से अपने लिए एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, जिसके अंदर क्या आ रहा है? आपका स्कॉटलैंड आ रहा है और इंग्लैंड आ रहा है। और इसी की वजह से अब तुम जानते हो कि ये जो इंग्लिश कम्युनिटी थी ये ऑलरेडी वेल्थ में भी आ गई थी, पावर में भी आ गई थी और इंपॉर्टेंस में भी आ गई थी। तो इसी की वजह से अगर इन इफेक्ट मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो ये अपना एक बेसिकली इन्फ्लुएंस इम्पोज कर रही थी स्कॉटलैंड के ऊपर, ठीक है। और इसी की वजह से इन्होंने ये काम किया भी। स्कॉटलैंड का जो कल्चर हुआ करता था, इनके जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे, इनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, इनको इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली सप्रेस कर लिया, मतलब अपने अंदर दबा लिया, ठीक है। जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स हुआ करते थे, मतलब जो स्कॉट हाईलैंड था वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको स्कॉटिश हाईलैंडर्स कहते थे। उनकी क्या थी, जो रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी वो गेलिक लैंग्वेज थी, लेकिन उनको ये लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई अब तुम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंडर आते हो, तुम अपनी ये रीजनल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें यूज़ करनी है इंग्लिश लैंग्वेज। और उनकी जो नेशनल ड्रेस हुआ करती थी इन्होंने उसको भी पहनने से मना कर दिया, और अगर ये सब उन्होंने बातें नहीं मानी तो उन्हें उनके रीजन से ही भगा दिया, वहाँ से जहाँ पर वो शुरू से रह रहे हैं उनके होमलैंड से उनको भगा दिया, ठीक है। अब आयरलैंड की बात करें, अब हमने बेसिकली देख लिया कि स्कॉटलैंड को इन्होंने कैसे इनकॉर्पोरेट किया। बात करें अगर आयरलैंड की, तो आयरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जो दो बेसिकली ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में। अब ये दोनों क्या होते हैं? तो देखो, क्रिश्चियन कल्चर जो होता है, जो आपका क्रिश्चियन रिलीजन है, ये आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। कैथोलिक्स हो गया और आपका प्रोटेस्टेंट हो गया। एक और कैटेगरी में होता है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट छोड़ो, अभी के लिए आप इतना समझ लो। बेसिकली इस रिलीजन की दो ब्रांचेस है, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेस में यहाँ पर डिवाइडेड था। अब ये जो इंग्लिश कम्युनिटी है इनकी देखो, अब मैं खुद बता रहा हूँ कि इन्होंने कैसे अपना तरीका हमेशा से ही अपना है। शुरू से देखा, इनको जो बेसिकली पॉलिसी रहती थी ना, वो रहती थी डिवाइड एंड रूल की। वही पॉलिसी इन्होंने इंडिया में भी अपनाई, वही पॉलिसी इन्होंने वहाँ भी अपनाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में मतलब टकरार हो रही है। तो ये क्या करते हैं, जो बेसिकली आयरलैंड के जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे, इन्होंने उनकी हेल्प करी ताकि ये अपनी डोमिनेंस को कैथोलिक कंट्री के ऊपर रख सकें। अब क्या हुआ करता था कि यहाँ पर जो कैथोलिक्स हुआ करते थे वो मेजॉरिटी में थे, और माइनॉरिटी में आपके प्रोटेस्टेंट्स हुआ करते थे। तो बेसिकली ये जो इंग्लिश कम्युनिटी थी, इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी और वहाँ पर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में हेल्प करी, जहाँ पर जो कंट्री है वो लार्जली कैथोलिक है, मतलब मेजॉरिटी कैथोलिक है। और इसी की वजह से जो कैथोलिक रिवॉल्ट्स हुआ करते थे ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेन, वो भी सप्रेस कर दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि अब ये प्रोटेस्टेंट्स के सपोर्ट में है, और अगर ये प्रोटेस्टेंट्स के अगेन है तो ब्रिटेन ऑब्वियसली बात है इनको भी सप्रेस करेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, वॉल्फ टाउन और उनके यूनाइटेड आयरिश मैन हुआ करते थे। यूनाइटेड आयरिश मैन मतलब वहाँ के जितने भी आयरिश लोग थे, उन सब ने, वॉल्फ टाउन लीडर का नाम याद रखना, ये सब के सब एक रिवॉल्ट करते हैं 1798 में, साल याद रखना, ठीक है। लेकिन ये फेल हो जाता है, और इसी फेलियर के साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना वही दिमाग चलाया और आयरलैंड को अपने अंदर फोर्सेबली इनकॉर्पोरेट कर लिया, मतलब ज़बरदस्ती अपने अंदर संभाल लिया। कौन से साल में? 1801 में। 1798 में वो हारे और 1801 में इन्होंने अपने अंदर फोर्सेबली इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो अब जाके यहाँ पर इनका यूनाइटेड किंगडम पूरी तरीके से बन चुका है, जो आप मॉडर्न डे में देखते हो, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, वो क्या है
कि इंग्लिश थी जो कम्युनिटी थी, उसी ने ही बाकी की तीनों कम्युनिटीज़ को एक एक करके अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, एंड देन जाके आपका आज जो ब्रिटेन आप देखते हो वो बना है। ठीक है, अब ये जो नया ब्रिटिश नेशन बना था, इसको कैसे बनाया गया था? वही आपके डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर के प्रोपगेशन की मदद से, मतलब उनके हरकतों की वजह से, राइट। अब जो नए बेसिकली ब्रिटेन के सिंबल्स हुआ करते थे वो कौन से थे? आपका ब्रिटिश फ्लैग, जिसको कि यूनियन जैक कहा जाता है। उनका नेशनल एंथम भी पता है क्या था? कि गॉड सेव आर नोबल के, मतलब हमारे अच्छे राजा की रक्षा करना। और उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करती थी उसको भी एक्टिवली प्रमोट किया करते थे, मतलब बाकियों के सारे के जो कल्चर हैं उन सबको इग्नोर करो, सप्रेस करो, और सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करो। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो जो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम है, उधर इंग्लिश कम्युनिटी की अब मेजॉरिटी रहती है, और जो इसके अंडर आते हैं जैसे कि वेल्श लोग हो गए, आयरिश लोग होते हैं और स्कॉट्स लोग हो गए, वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन के रह गए हैं उस यूनियन में। हालांकि जो आपके आयरिश लोग थे, उन्होंने अगेन एक अटेम्प्ट मारा था और इसी की वजह से उन्होंने अपने लिए आयरलैंड भी बना लिया है। आज आप मॉडर्न डे में देखते हो तो अगर आप ब्रिटेन का मैप देखो तो ब्रिटेन का मैप कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये इंडिपेंडेंट आयरलैंड है। और यहाँ पर ये जो बचा कुचा रीजन बचा है, ये आपका है वो वाला रीजन जहाँ पर अभी भी ब्रिटेन का रूल है। तो ये आपका पूरा का पूरा आइलैंड है और ये आपका पूरा का पूरा ब्रिटेन है। ठीक है, तो ये दो आइलैंड्स में बटा हुआ है, लेकिन ये वाला एरिया आयरलैंड ने अपने लिए छुड़ा लिया है, और ये वाला वो है जो अभी भी हमारे ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिटेन का प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमारे तीनों प्रोसेस हो चुके हैं। आपका हमने इटली का डिस्कस कर लिया, जर्मनी का डिस्कस कर लिया, ब्रिटेन का डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि नेशन को विजुअलाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो 18th और 19th सेंचुरीज के आर्टिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने नेशंस को पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये है कि नेशंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि जैसे कि वो कोई पर्सन हो। अगर आप इंडिया को भी देखो तो इंडिया को भी भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होती है पर्सोनिफिकेशन की। तो क्या होता है, इनका जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि एक नेशन का हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे सकें लोगों को। मतलब एक रूल, अब ऐसा तो है नहीं है कि अगर हम आपको बोल देंगे कि ये आपका नेशन है तो आप इसके लिए कुछ करो। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको एक इंसान का रूप दे दें जिसके साथ मैनकाइंड सबसे ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो वो उसे मतलब अपना समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही चीज़ यूज़ कर रहे थे। ठीक है, उस समय में क्या करते थे कि नेशंस को फीमेल फिगर्स के रूप में दिखाया जा रहा था। अब फीमेल फिगर्स के रूप में दिखाने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर फीमेल जो थी, बेसिकली जो विमेन थी, उनको राइट्स मिल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये तो उनकी मर्जी थी। इसका कोई भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीज़न, कॉन्क्रीट रीज़न आपको नहीं मिलेगा कि कैसे हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल को ही यूज़ किया करते थे। उन्हें वहाँ का एलिगोरी बनाना शुरू कर दिया गया था। अब एलिगोरी का क्या मतलब होता है? एलिगोरी बेसिकली वही एक आइडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी पर्सन या एक थिंग के ज़रिए। ठीक है, कोई भी अगर हम आइडिया मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पर्सन या फिर एज अ चीज़, तो हम उसको एलिगोरी कहते हैं। अब जैसे कि अब फीलिंग्स के मामले में, जैसे अगर आप किसी ग्रीड को दिखाना चाहते हो तो ग्रीड के लिए आप कुछ दिखा दोगे। अब है ना, जो अच्छा एग्जांपल है वो जस्टिस का ले लो। तो इंडिया में जस्टिस को किसके दिखाया जाता है? उस मूर्ति के द्वारा जिसकी आंखों पे बेसिकली पट्टी बंधी होती है और उसकी एक हाथों में तराजू हुआ करता है, राइट। तो ऐसे दिखाया जाता है, तो यही होता है एक एलिगोरी। अब बात करते हैं दो कंट्रीज़ की एलिगोरीज की। पहली है आपकी फ्रांस एंड दूसरी है आपकी जर्मनी। तो जो फ्रांस की एलिगोरी है वो है मेरियन। अब मेरियन जो नाम है वो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। अब देखो, फ्रांस अगर एक क्रिश्चियन कंट्री है तो ऑब्वियसली बात है क्रिश्चियन नेम ही होगा। ये बेसिकली क्या डिनोट करती है? इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिबर्टी और रिपब्लिक को डिनोट करती हैं। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, और रिपब्लिक मतलब जो बेसिकली वहाँ के सिटीजन्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, मतलब वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनके कुछ सिंबल्स हैं जैसे कि रेड कैप हो गया और ट्राई कलर हो गया, कॉकेड हो गया, बेसिकली आपके नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनकी जो इमेजेस हुआ करती थी उनको कॉइन्स और स्टैम्प्स पर मार्क किया जाता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर 1850 में एक जो स्टैम्प था उसके ऊपर इनकी पिक्चर ऐसे मार्क्ड थी। तो मेरियन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलोगरी नहीं है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वाली है वो है जर्मेनिया। तो जर्मनी की जो एलोगरी है वो जर्मेनिया है, जहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें पहनी हुई हैं। ये 1848 में बनाई गई थी। अब या कुछ याद करो, रिलेशन आपको अच्छे से याद आएगा। 1848 में लिबरल रेवोल्यूशन हुआ था, तो जब वो रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसी के लिए ही ये पेंटिंग बनाई गई थी। वही डिनोट कर रहे थे, ये जो आइडिया आया था डिनोट करने का फ्रांस को, बेसिकली जर्मनी को एज अ नेशन, तो वो आया था लिबरल लोगों की तरफ से। तो लिबरल रेवोल्यूशन की वजह से ही 1848 में ये पिक्चर बनाई गई थी। और तुम याद करो, तो जो बेसिकली वहाँ की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसमें इनकी पिक्चर सबसे ऊपर टंगी हुई थी।
तो ये जो आपकी पेंटिंग लगी हुई है ये आपकी जर्मेनिया की ही है। तो ये जो आइडिया आया था वो आपके लिबरल लोगों की तरफ से ही आया था 1848 में, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी पिक्चर में अगर इस साइड देखो तो यहाँ पर ये जो जर्मेनिया है ये गिर गई हैं, तो यहाँ पर ये फॉलन जर्मेनिया के रूप में दिखाई गई हैं। 1850 में दिखाई गई थी, ठीक है, जब ये बेसिकली लिबरल रेवोल्यूशन फेल हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पर उनके आर्टिस्ट ने ये दिखाया गया था कि देखो जर्मेनिया मतलब जो वहाँ का नेशन है वो ऐसे बिखर गया है, ठीक है। लिबरल रेवोल्यूशन के बेसिकली जब खत्म होने के बाद जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डिस्बैंड हो जाती है तब ये पेंटिंग डिनोट करने के लिए दिखाई जाती है कि अब आपका मतलब जो जर्मनी है वो कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा, ऐसे वो गिर गया है, ठीक है। यहाँ पर उन आर्टिस्ट ने दिखाया है। अब देखो कंजर्वेटिव लोगों ने भले ही यूनिफिकेशन कर लिया था, लेकिन लिबरल लोगों की तरफ से तो यही दिखाया जाएगा ना कि उनका अटेम्प्ट फेल हो गया। तो ये उनके कुछ सिंबल्स हैं, अगर आप इस पेंटिंग में देखोगे तो ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वो सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है ये क्राउन और उसके साथ एक छड़ी है, एंड देन इसके बगल में ही हमारे पास ब्रोकन चेन्स रखी हुई हैं। तो इन सबको साथ रखने का क्या मतलब है और इंडिविजुअली क्या मतलब है। तो देखो ये जो छड़ी और ये जो क्राउन है ये आपके राजा के सिंबल्स होती हैं। तो उस समय जो राजा हुआ करता था वो था कैजार विलियम वन, ठीक है। तो ये कैजार विलियम वन के सिंबल्स हैं, एंड इसके बगल में ही ब्रोकन चेन्स है, मतलब छुटकारा दिखाया हुआ जा रहा है। छुटकारा मतलब बेसिकली फ्रीडम दिखाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें साथ रखने का जो बेसिक मतलब है ये है कि राजा से छुटकारा मिल रहा है, मतलब राजा से फ्रीडम मिलने वाले सिंबल को ऐसे साथ डिनोट किया गया है। तो इसका मतलब ये है। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ये स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड के साथ आपकी ओक लीव्स भी रखी हुई हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो ये जो स्वॉर्ड है ये डिनोट करती है आपकी विलिंगनेस टू फाइट, मतलब अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो जर्मेनिया लड़ने को तैयार है, पीछे नहीं हटेगी। और ये जो ओक लीव्स है ये साथ ही साथ रखने का ये मतलब है कि अगर तुम पीस चाहते हो मतलब शांति चाहते हो तो शांति के लिए भी तैयार है, मतलब लड़ाई के लिए लड़ाई, और पीस चाहते हो तो पीस भी दे देंगे, ठीक है। तो ये उसकी सिंबल्स हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेस्ट प्लेट है जो कि ये है जिसके ऊपर एक ईगल बना हुआ है। तो ये बेसिकली जर्मेनिया का सिंबल दिखा रहा है जर्मन स्ट्रेंथ का, मतलब बेसिकली उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी जो पावर है जर्मन एम्पायर की उसको यहाँ पर डिनोट करता है। देन हमारे पास यहाँ पर एक ओक लीव्स का क्राउन भी है। अब ये क्राउन क्या डिनोट करता है, ये क्राउन डिनोट करता है जर्मेनिया के हीरोइज्म को, ठीक है, कि भाई जर्मेनिया बहुत हीरोइक है, लड़ने आओगे तो छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो हीरोइज्म का यहाँ पर प्रतीक है। देन आपके पास पीछे है इनका फ्लैग। तो ये बेसिकली जर्मन फ्लैग है जिसको कि आपके लिबरल नेशनलिस्ट ने ही बनाया था, मतलब जर्मेनिया को भी उन्होंने ही बनाया है, और ये जो फ्लैग है उनको भी लिबरल नेशनलिस्ट ने ही बनाया है 1848 में। अब क्या हुआ करता था, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे बेसिकली जो ड्यूक्स कहा जाता था उनको, ठीक है, उन्होंने क्या किया था बेसिकली जो फ्लैग है इसको बैन कर दिया था, ठीक है, इसको बंद कर दिया था कि ये यूज़ नहीं होगा। तो उन्होंने इसे 1848 में दोबारा यूज़ किया, ये सिग्निफाई करने के लिए कि आपका जो पुराना कल्चर है, जो आपकी हिस्ट्री है वो आज भी जिंदा है और अभी भी साथ ही रहे। क्योंकि नेशन स्टेट में अगेन वही दो कैटेगरीज आपको याद है ना, सेम कल्चर दिखा दो, सेम डिसेंट दिखा दो, राइट। एंड देन इस पेंटिंग में एक और चीज़ है वो है ये पीछे की सनलाइट, ठीक है। तो ये सनलाइट जो बेसिकली रेज निकल के आ रही हैं, तो अगर इसे ऐसा समझे कि जैसे मान लो कि ये जर्मेनिया है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पीछे की ये जो सनरेज आ रही हैं ये ऐसे निकलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिनोट कर रही है कि जर्मेनिया एक नए युग की तरफ आप सभी को लेकर जा रही है, ठीक है, ये डिनोट किया गया है। देन इसके बाद जर्मेनिया की एक और पेंटिंग है। यहाँ पर जर्मेनिया अपने राइनलैंड की सुरक्षा करते हुए दिखाई गई है, ठीक है। राइनलैंड जो इलाका है जहाँ पर अपना नेपोलियन हारते हुए गुजर रहा था, अपने जो लेटर्स थे उनको छोड़ते हुए, ये वही इलाका है जहाँ पर जर्मेनिया अपनी राइनलैंड की सुरक्षा कर रही है। अब ऐसा हुआ करता था कि अपने जो नेशन को उसको बचाने के लिए वहाँ पर अगर फाइट होती थी तो वहाँ पर जर्मेनिया को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि वो अपने नेशन को बचा रही है। पेंटिंग कब की है, 1860s की ये पेंटिंग है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज़ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो अगर मैं इन दोनों वर्ड्स के बीच का अगर मतलब समझाऊं तो चलो देखते हैं। नेशनलिज्म क्या होता है कि अपने देश की तरफ प्रेम, ठीक है, बेसिकली देशभक्ति, राइट। एंड ये जो हमारा इम्पेरियलिज्म होता है ये एकदम अलग है। इम्पीरियलिज्म वो होता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री, अब जैसे मान लो कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है लेट्स से ए, और वो दूसरी कंट्री लेट्स से बी उसके ऊपर कब्जा कर ले। कब्जा भी इन द सेंस इकोनॉमिकली, मतलब जो उसके फाइनेंस वगैरह कंट्री के जितने भी है इकोनॉमिक कंडीशन उस पर भी, और पॉलिटिकली, ठीक है, मतलब सरकार वगैरह भी सब पे भी कर लेना, तो इसको हम कहते हैं इम्पीरियलिज्म, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इम्पीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलो और ब्रिटेन का लेके चलो, तो ब्रिटेन क्या करता है कि शुरू शुरू में तो उसने कोलोनियलिज्म किया था, मतलब उसने सरकार पर कब्जा चलाया था।
कोलोनिज्म में क्या होता है कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग कंट्री एक वीक कंट्री के ऊपर पॉलिटिकल कब्जा मारती है, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमी से कोई वो नहीं होता, इकोनॉमी से कोई दुश्मनी नहीं है, इकोनॉमी चल रही है चलने दो। लेकिन इंपीरियलिज्म तब होता है जब आप इकोनॉमी को भी परेशान करो और पॉलिटिक्स को भी परेशान करो, तो ठीक है। अब अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन आया तो एक कॉलोनियल पावर की तरह था, ठीक है। उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले उसने बोला कि हम ट्रेड करेंगे सिर्फ, देन उन्होंने पॉलिटिक्स पे कब्जा मारा, मतलब राजा रानी को हरा के बेसिकली इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। फिर उसको समझ आया कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ी मतलब सोने की चिड़ैया है, राइट, तो उन्होंने इकोनॉमी पे भी कब्जा मार लिया। तो इस तरीके से वो एक कॉलोनियल पावर से इंपीरियल पावर में बदले, और यही डिफरेंस है। अगर 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात करें, मतलब जब एकदम शुरू हुई थी बेसिकली 1800s के समय का, 1800 से भी मतलब 1850s तक का मान लो, तब क्या हुआ करता था कि जो हमारा नेशनलिज्म था वो अपने लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट पे चलता था। मतलब वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम और डेमोक्रेसी चाहते थे, वो भी अपने नेशन की, किसी दूसरे नेशन की नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी 19th सेंचुरी ख़त्म होने पे आती है, इसका मतलब बेसिकली 1875 से लेकर 1900 तक, इस समय में क्या होता है कि नेशनलिज्म का रूप ही बदल गया। नेशनलिज्म में अब उसका लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट नहीं था, उसका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो अगल बगल की टेरिटरीज हुआ करती हैं उनके ऊपर कब्जा कर लो, राइट, उन्हें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लो, किसके नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे। अब क्या हुआ करता था, नेशनलिज्म पहले एक बहुत बड़ा समुद्र था, लेकिन अब वो एक नैरो क्रीड बन गई थी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, अब नेशनलिज्म को अगर मैं समझाऊं तो मान लो कि एक बहुत बड़ा समुद्र था जिसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते थे, जैसे कि लिबरल आइडियाज़ आ गए, फ्रीडम चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, रिपब्लिक चाहते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपके आइडियाज़ हुआ करते थे। तो वो एक बहुत बड़ी समुद्र के जैसी थी, बहुत बड़े नदी की जैसी थी, जो कि बहुत चौड़ी थी। लेकिन अब वो एक पतली नदी, क्रीड क्या होता है, क्रीड मतलब होता है एक बहुत ही पतली नदी विथ स्टीप एंड्स। अब वो मतलब एक बहुत ही पतली नदी बन गई थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, वो थी आपकी इंपीरियलिज्म। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते थे कि वो अगल बगल की टेरिटरीज पर कब्जा कर लें, ठीक है। तो जो एक बहुत विशाल समुद्र हुआ करता था 1800 से 1850s के बीच में, अब वो एक छोटी सी नदी बन गई थी जो कि मतलब किसी की प्यास भी नहीं बुझा सकती थी। तो इस पीरियड में क्या होता है, जो नेशनलिस्ट ग्रुप हुआ करते थे वो अपने अगल बगल की टेरिटरीज के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंट होने लगे थे और उन पर कब्जा करने के ऊपर मतलब सोचते रहते थे। इसके अंदर जो बेसिकली होता है ना कि आग में घी डालने का काम, उसको किया आपके यूरोपियन पावर्स ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन चल रही थी जगह जगह पर, वहाँ पर इनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, मतलब उनको मतलब गुमराह करना शुरू कर दिया। बोला कि अरे भाई तुम सब सही कर रहे हो, करते जाओ, ठीक है। और इसके चक्कर में अपना फ़ायदा निकालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर अगर तुम इस मैप में देखो तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटेन हर जगह पर रूल कर रहा है। यहाँ बीचों बीच यहाँ पर ब्रिटेन बैठा है एकदम एक मतलब गद्दे पे, मतलब एक सीट पे बैठा है, और यहाँ पर ये अर्थ नीचे दिखाई गई है, मतलब वो पूरे अर्थ पर रूल कर रहा है, ठीक है। ये जो जितने भी आपको ऑरेंज जितने भी रीजन्स दिख रहे हैं वो रीजन्स है जहाँ पर ब्रिटेन का रूल है, इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पर ब्रिटेन का बेसिकली सीट है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये दिखाया जा रहा है कि ब्रिटेन ने कैसे पूरे ग्लोब पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर आपकी ब्रिटानिया बैठी है। अब ब्रिटानिया मतलब क्या होगा, खुद ही समझ गए होगे। अगर जर्मन एम्पायर की जर्मेनिया है, फ्रेंच की मेरियन है, तो ब्रिटेन की ब्रिटानिया है, मतलब ये उनकी एलेगोरी है, ठीक है। तो ये डिनोट कर दिया कि कैसे वो बीचों बीच बैठी है, और ये जो अलग अलग देशों के सिंबल्स हैं, जैसे अफ्रीकन को दिखा रहे हैं, इंडियन को दिखा रहे हैं, और जितने भी रीजन्स हैं सारे के सारे कैसे गुलाम बन के उनके आगे बैठे हुए हैं। तो ये सब इस पिक्चर में डिनोट किया गया है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर मैं बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, रीजन हुआ करता था नेम्ड बाल्कन। अब इस बाल्कन रीजन में क्या हुआ करता था, कौन सी मॉडर्न डेज कंट्री आती है, चलो वो बता देता हूँ पहले। इसके अंदर आती है आपकी रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेग्रो। ये सारे के सारे आपकी कंट्रीज आती हैं। अब इस रीजन में क्या हुआ करता था, आपके बहुत ही ज़्यादा जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशंस थे, ठीक है। मतलब जोग्राफी के बेसिस पे, मतलब कहीं पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं मतलब प्लेन्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे जोग्राफिकल मतलब रिलीज थे। कहीं पे मिनरल्स ज़्यादा हैं, कहीं पे मिनरल्स कम हैं, तो ऐसे करके यहाँ पर डिफरेंसेस हुआ करते थे। देन एथनिक वेरिएशंस, एथनिक मतलब कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब के बेसिस पे भी यहाँ पे वेरिएशंस थे। अब क्या हुआ करता था कि जो बाल्कन्स का लार्जर पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। अब खुद याद करो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि वो ग्रीस जो था वो आपके ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने लिए फ्रीडम पा ली ऑटोमन एम्पायर से।
अब देखो, अब बच्चों का जो सवाल होता है वो ये होता है कि हमें इन कंट्रीज़ के नाम याद करने हैं। तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है, पर अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट, तो आंसर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप इनको मेंशन कर सकते हो, एक निमोनिक बना लो अपने लिए। मैंने तो किया था और मेंशन भी किया था, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स तो अच्छे आए। एंड इफ़ यू वांट, अगर आप इसमें जैसे 3-4 भी मेंशन कर दो और एक्सेट्रा भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है, ठीक है? तो अब ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था और हमारा जो ऑटोमन एम्पायर था, उसका रोल जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट हुआ करता था। मतलब ये था, देखो, अगर ग्रीस ने अपना छुटकारा निकाल लिया तो ये अगल बगल के जितने भी रीजन्स थे इनमें लगने लगा कि भाई ग्रीस तो अपना निकल गया अलग, ग्रीस ने अपना नेशन बना लिया, हमें भी बनाना चाहिए। और ऑटोमन एम्पायर का उस समय क्या था ना कि डिसइंटीग्रेशन चल रहा था। मतलब वहाँ के जो रूलर्स थे वो उतने स्ट्रांग थे नहीं कि ये जो इतने सारे रीजन्स हैं इनको एक साथ बांध के रख पाएँ, ठीक है? तो एक तो ये डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा ये जो नेशनलिज्म की भावना थी जो उन्होंने ग्रीस की देखा देखी सीख ली थी, इस वजह से ये जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों वाला हो गया था, बहुत परेशानियां शुरू होने लगी थी। पूरी 19th सेंचुरी के अंदर जो हमारा ऑटोमन एम्पायर था, इसने कोशिश बहुत करी कि हम मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स, बेसिकली उन्हें थोड़ी फ्रीडम दे दें और थोड़ा उनको मॉडर्नाइज कर दें, सारी आर्मी और जो इतना भी करेंसी है इन सबको सही कर दें। पर इसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इन रीजन्स के अंदर की ये भावना नहीं गई। और अगेन ऑटोमन एम्पायर तो ऑलरेडी वीक था, तो इसी की वजह से क्या हुआ करता था, जितनी भी ये नेशनैलिटीज़ ही थी अलग अलग, ये एक एक करके अपना कंट्रोल मतलब निकालते जा रही थी ऑटोमन एम्पायर से और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रही थी। ग्रीस ने जैसे शुरू किया, ग्रीस की शुरुआत से सारे के सारे एक एक करके करने लगी थी। और यूरोपियंस तो उन्हें सपोर्ट कर ही रहे थे, जैसे कि ग्रीस को किया गया था, ठीक है? क्योंकि यूरोपियंस को अपने सेंटिमेंट्स को पूरा करना था, अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को शुरू करना था, राइट? तो ये जो बाल्कन पीपल थे ये अपने इंडिपेंडेंस के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे। अब ये प्रूव कैसे किया करते थे कि हमें यहाँ पर नेशनल मतलब एक स्टेट देना ज़रूरी है, मतलब क्या है ऐसा? तो ये बोला करते थे कि ये जो इनका हिस्ट्री है वो कॉमन हिस्ट्री है, ठीक है? पहला वाला मेथड। और ये बोलते थे कि हमें फॉरेन पावर्स ने अपने अंदर ले लिया था, जैसा कि ग्रीस के केस में हुआ था। ग्रीस जो हुआ करती थी वो एक अलग कंट्री हुआ करती थी, लेकिन ये मुस्लिम्स के अंडर फंस गई थी, राइट? जो ऑटोमन एम्पायर था वो मुस्लिम रीजन था और एक ग्रीक जो पीपल थे वो मुस्लिम्स के अंडर फंस गए थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर ये फॉरेन पावर्स ने रूल किया था। तो सारे के सारे एक एक करके यही चीज़ बोलने लगे। उन्होंने बोला कि वो क्लेम करने लगे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारे पॉलिटिकल राइट्स हमें दो। किसके बेसिस पे? नेशनलिटी के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे, कि हम कभी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे लेकिन हमें फॉरेन पावर्स ने कॉन्कर कर लिया था और अपने अंडर ले लिया था। तो सारे के सारे बस एक ही बात कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब जैसे अब देखो ऐसा हुआ करता था, ये जो बाल्कन के लोग हुआ करते थे इनको एक नाम दिया गया था पर्टिकुलर। बाल्कन लोगों को कहा जाता था स्लैव्स, ठीक है? जितने भी यहाँ के इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे इनको स्लैव्स कहा जाता था। तो जैसे जैसे स्लैविक नेशनैलिटीज़ एक एक करके अपने आप को अलग करने लगी थी, बोलने लगी थी कि हमारी अलग आइडेंटिटी है, हमारी अलग इंडिपेंडेंस है, ये जो हमारा बाल्कन रीजन था ये एक एक करके बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया, ठीक है? हर दूसरा स्टेट यही बोल रहा था कि हमें भाई फ्रीडम चाहिए और एक दूसरे से जेलसी बनती जा रही थी। जेलसी क्यों थी? जेलसी इसलिए थी क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने बताया कि जोग्राफिकल वेरिएशंस थी। मतलब कहीं मिनरल्स ज़्यादा थे, कहीं कुछ था, मतलब हर एक की अलग अलग दिक्कतें थी। तो वो क्या चाहते थे, बोलते थे कि अब जैसे मान लो कि कोई रीजन है जहाँ पर मिनरल्स कम है, ठीक है? उन्हें मिनरल्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करते थे, जहाँ मिनरल्स हुआ करते थे वहाँ पर उस टेरिटरी को गेन करना चाहते थे ताकि वो उनके अंडर आ जाए एंड देन फ़ायदा उनको हो। सबके सब यही चाहते थे कि हम अगल बगल की एक दूसरे की टेरिटरी मतलब छीन लें, ठीक है? एनेक्स कर लें। और ये जो मैटर्स चल रहे थे इनको कॉम्प्लिकेट करने का काम, अगेन जैसा कि मैंने कहा था, आग में घी डालने का काम शुरू होता है बिग पावर राइवलरी के जरिए। वो खुद की अपनी ट्रेड और कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी नेवल और मिलिट्री माइट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। क्यों चाहते थे? उन्हें भाई देखो मिनरल्स का रीजन था, अच्छा खासा रीजन था। अब अगल बगल की टेरिटरीज अगर चाहती हैं तो ये भी वही चाहेंगी, तो इन्होंने भी यहाँ पर अपनी राइवलरी शुरू कर दी। अब इसमें 4 पावर्स के नाम आते हैं, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरी। ये बेसिकली आपके 4 एम्पायर्स हो गए, ठीक है? ये सारे के सारे पावर जो थे वो एक ना एक मतलब इसमें पार्ट चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका खुद का कंट्रोल इस एरिया पे आ जाए। तो देखो अब यहाँ पर 2 चीज़ों ने दिक्कत कर दी। एक तो अगेन वही वही सेम चीज़ हो रही है जो आपके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुई थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था? वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सबसे पहले, एंड देन आपका एक्सटर्नल माइट, ठीक है? एक्सटर्नल माइट। तो वही चीज़ आपका लिबरल नेशनलिज्म में हुआ था, वही आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? एक्सटर्नल फाइट हो गई तो यहाँ पर सेम चीज़ हुई। इंटरनली आपके जितने भी बाल्कन्स के रीजन्स थे उन सब में आपस में दिक्कतें हो रही थी,
एंड देन जो बाहर के लोग होते उन्होंने भी दिक्कतें करना शुरू कर दी। एंड जब भी ये होता है तो मैंने जैसा कि कहा विनाश शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ। ये जो वॉर्स हुई थी ना, इनके ज़रिए एक सीरीज़ ऑफ वॉर्स होती जा रही थी। मतलब ये आपस में चारों पावर्स लड़ रही हैं कि भाई हमें रीजन चाहिए, हमें रीजन चाहिए, हमें रीजन चाहिए। एंड देन ये जो अंदर के पावर्स थे ये भी किसी ना किसी से हाथ मिला मिला के आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी की वजह से यही हरकतें आपके यूरोप को डिज़ास्टर की तरफ लेके जाती है 1914 में, जहाँ पर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। एंड मेरे को कहने की पता है ज़रूरत भी नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन था। ये जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स हुए इसके बाद, अब ऐसा होता था कि भाई देखो, अगर इसने ब्रिटेन ने हर एक जगह पर कब्जा कर लिया, जैसे इंडिया हो गया और अगल बगल के जितने रीजन्स हो गए, इनके बीच में अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हुए। बेसिकली स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुए, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुए, उनको एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, मतलब इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट वाले जितने भी मूवमेंट्स हुए ये हर जगह पर डेवलप होना शुरू हो गए। खुशी की बात यह है कि ये जितने भी थे ये सारे के सारे नेशनलिस्ट थे। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, डेमोक्रेसी चाहते थे, मतलब स्वतंत्रता चाहते थे, जहाँ पर इनका असली अधिकार था। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी बाहर वाला आएगा इन पर रूल करेगा, या फिर ऐसा भी नहीं कि अब जैसे मान लो इंडिया के अंदर ही मान लो कि सारे के सारे लोग शुरू से साथ में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक से किसी एक स्टेट को लगता है कि नहीं भाई हम तो अलग थे, तो वो क्या करेगा? बोलेगा नहीं मेरे को तो अलग होना है। ऐसे नहीं, जहाँ पर आपकी, अगर आपको पता है कि हाँ हम पहले से हम साथ में रह रहे हैं लेकिन हम पे किसी ने कब्जा किया है, वहाँ पर अगर आप नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जगा रहे हो तो वो बात अच्छी है। तो जितने भी एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हुए थे बाद में जब ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, ये सारे के सारे बेसिकली नेशनलिस्ट थे, और ये सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी पर डिपेंड करते थे। सारे के सारे लोगों ने अपनी अलग अलग वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म बनाई। बाल्कन ने अपना एक अलग ही एग्जाम्पल दिखा दिया इम्पेरियलिज्म का, यूरोप ने भी कई कई जगह पर सही दिखाया, लेकिन जब उनका खुद का हो गया काम तो उन्होंने दूसरी जगह पर आफतें क्रिएट करना शुरू कर दिया, राइट। एंड देन इंडिया के एग्जाम्पल आप देख लो, वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता चाहते थे अपने देश की, ठीक है। तो हर एक जगह पर वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म बने, और इसी के साथ लोगों और सोसाइटी के बीच में ये भावना ज़रूर जागृत हो गई थी कि सारे के सारे ये जो रीजन्स हैं इनको हम नेशन स्टेट्स में क्लासीफाई ज़रूर करना चाहिए। अब एम्पायर्स नहीं, अब नेशन स्टेट्स नेचुरल और यूनिवर्सल हैं। तो अब ये हमारी पूरी जर्नी यहाँ पर रैप अप होती है। तो देखो हम शुरू कहाँ से हुए थे? हम एम्पायर्स की कहानी से शुरू हुए थे, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ एम्पायर्स हुआ करते थे उस समय में, 18th सेंचुरी में, राइट। और ये आज क्या बन गए हैं? आज बन गए हैं नेशन स्टेट्स। तो बेसिकली मतलब 1 से 2 सेंचुरी का ये समय लग गया इस ट्रांजिशन को लाने के लिए, जहाँ पर एम्पायर्स नॉर्मल नहीं, नेशन स्टेट्स नॉर्मल हो गए थे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई थैंक यू अ लॉट कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो यूरोप का नेशनलिज्म था इसने इंडिया में क्या बवाल मचाया है, ठीक है। बेसिकली ब्रिटेन के अगेंस्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो कैसा था। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है? यू नो दैट आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिल देन मैं हूँ आदित्य तोमर, साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग।